एक समय पर OnePlus एक ऐसी कंपनी बन गई थी जिसके फोन के लिए लोगों को पहले से ही प्री बुकिंग करनी पड़ती थी। 2018 के टाइम पे OnePlus ने एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े बड़े कंपनियों को पछाड़ दिया था और स्मार्टफोन मार्केट में 40% शेयर पर कब्जा कर लिया था। लेकिन क्यों अब इसके शेयर 20% से भी नीचे आ गए? क्यों इसके फाउंडर को कंपनी छोड़नी पड़ी? क्या है इसके पीछे का रीजन? चलिए सब कुछ डिटेल्स में जानते हैं हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, OnePlus के को फाउंडर कार्ल पाई 2010 में अपनी स्टडी के दौरान ही नोकिया कंपनी में काम करने लगे थे। वहाँ 3 महीने काम करने के बाद उन्होंने कंपनी छोड़ दी और उसके बाद ओप्पो को ज्वाइन कर लिया। उसी दौरान उन्होंने बहुत से स्मार्टफोन देखे और फीचर्स को समझा, लेकिन किसी भी फोन से उन्हें 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया। साथ ही उन्होंने यह भी नोटिस किया कि किसी फोन की डिजाइन अच्छी होती है तो वह फीचर्स में मार खा जाता है, और अगर इक्का दुक्का कोई स्मार्टफोन इन दोनों क्राइटेरिया को थोड़ा भी बहुत फील कर लेते हैं तो फिर उसकी प्राइस इतनी ज्यादा हाई होती है कि हर कोई इसे एफोर्ड नहीं कर सकता। और दोस्तों, इसी मार्केट गैप को देखते हुए कार्ल पाई ने एक ऐसा स्मार्टफोन बनाने का सोचा जो डिजाइन और फीचर दोनों में ही बेस्ट हो, साथ ही इनकी प्राइस कैटेगरी भी मिड रेंज हो, ताकि मैक्सिमम लोग बजट में एक प्रीमियर फोन इस्तेमाल कर सके। अब अपनी इस आइडिया के साथ कार्ल पाई ने ओप्पो कंपनी छोड़ दी और अपने एक दोस्त पेटे लव के साथ मिलकर 2013 में OnePlus नाम की कंपनी बनाई, जिसका मतलब था कॉम्पिटिटर से 1 स्टेप आगे। स्टार्टिंग में उनकी कंपनी में सिर्फ 5 एम्प्लॉइज ही थे और ये सभी एक कैफे में बैठकर प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातों पर डिस्कशन किया करते थे। और मार्केट रिसर्च के बाद उन्होंने अपने मूवमेंट को ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन रखा, क्योंकि ऑनलाइन में वो मार्केटिंग पर बहुत कम खर्चा करके भी तेजी से एक बड़ा यूजर्स बेस क्रिएट कर सकते थे। और फिर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करके दिसंबर 2013 में फाउंडर्स ने अपना कमाल का स्लोगन अनाउंस किया, नेवर सेटल। इसके बाद उन्होंने अपनी एक ऑनलाइन कम्युनिटी भी बनाई। इसके जरिए ऑनलाइन कम्युनिटी से बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ने लगे थे। फिर आया 23 अप्रैल 2014 का दिन, जब OnePlus ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया। अब जब ये फोन लॉन्च होने वाला था तो कंपनी का अनुमान था कि उनके कुछ 1000 से ज्यादा स्मार्टफोन नहीं बिकेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले OnePlus 1 के सिर्फ 1000 यूनिट को ही मैन्युफैक्चर किया था। लेकिन कंपनी का यह अनुमान बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि कंपनी को इस बात का डर सता रहा था कि अगर यह सेल नहीं हुआ तो हमारी कंपनी का क्या होगा। शुरुआत में यह पूरी तरह से ऑनलाइन था। और दोस्तों, कमाल देखिए, कस्टमर ने OnePlus फोन में काफी इंटरेस्ट दिखाया और इसका पहला ही फोन सक्सेसफुल हो गया। उस समय इस फोन को जबरदस्त पसंद किया गया और देखते ही देखते इसके लगभग 10 लाख मॉडल सेल हो गए। ये OnePlus के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। अब आपको बता दूं कि OnePlus 1 को 21,999 में लॉन्च किया था। अब उस टाइम इसकी मैक्सिमम सेलिंग नॉर्थ कोरिया और जापान में हुई थी। भारत में बस इस कंपनी की 7% बिक्री हुई थी। उस समय इंडिया में जितने भी लोगों ने इस कंपनी के फोन को खरीदा था, उनका फीडबैक और रिस्पांस काफी बढ़िया था। लेकिन इसके इंडिया में लॉन्च होने के कुछ समय बाद इसको भारत में बैन कर दिया गया। एक्चुअली भारतीय स्मार्टफोन कंपनी माइक्रोमैक्स की शिकायत पर 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने OnePlus पर बैन लगा दिया। लेकिन इससे OnePlus को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद हटा दिया गया था। इस कंपनी के पहले मॉडल को ही लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया, इसीलिए थोड़े ही टाइम में कंपनी ने अपने दूसरे स्मार्टफोन का प्लान करना शुरू कर दिया और बेहतरीन यूजर्स एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करना भूलकर एक ऐसी गलती कर दी कि कंपनी की रेपुटेशन खराब होने लगी। वह यूं कि कंपनी ने OnePlus 2 मॉडल के लिए स्नैपड्रैगन 800 सीरीज प्रोसेसर को सिलेक्ट किया, जिसमें पहले से ही हीटिंग इश्यूज मौजूद थे। लेकिन कंपनी को लगा था कि वो इस प्रॉब्लम को अपने सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से 28 जुलाई 2015 को OnePlus 2 लॉन्च हो गया, जिससे लगभग 20 लाख लोगों ने प्री बुक किया था। लेकिन जब उन्होंने इस फोन को खरीदा तो उन्हें हीटिंग इश्यूज आने लगे, साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूअल सिम सिलेक्शन इशू और इसी तरह ना जाने कितने प्रॉब्लम यूजर्स फेस करने लगे। और यही वजह थी कि OnePlus 2 पूरी तरह से फ्लॉप हो गया।
अब इस फेलियर के बाद वन प्लस ने बजट फोन सेगमेंट में इंटर करने का सोचा ताकि वो और भी बड़ा यूजर बेस क्रिएट कर सके। इसके लिए 2015 में उन्होंने अपने तीसरे स्मार्टफोन वन प्लस एक्स को लॉन्च किया, वो भी सिर्फ 17,000 में, जिसमें 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 16 GB इंटरनल मेमोरी और 3 GB रैम जैसे बेहतरीन फीचर्स थे। लेकिन शायद वन प्लस ये भूल गया था कि इस सेगमेंट में पहले से ही काफी सारी भीड़ है और यहाँ उसे बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। और कुछ इसी तरह से प्रॉब्लम को फेस करने के बाद वन प्लस 2 के बाद अब वन प्लस एक्स भी फेल हो चुका था। जब 2 बड़े फेलियर के बाद से वन प्लस को ये रियलाइज हो गया कि लोगों ने कम बजट वाले फोन्स के लिए नहीं चुनते हैं, बल्कि उनकी डिमांड मिड रेंज प्राइस में प्रीमियम फोन्स के लिए है। और फिर अपने नेक्स्ट फोन को बनाने से पहले उन्होंने अपनी कम्युनिटी से फीडबैक लिया और सभी कमियों को दूर किया और आखिरकार वन प्लस ने 14 जून 2016 को अपना चौथा स्मार्टफोन फिर से प्रीमियर सेगमेंट में लॉन्च किया, जो था वन प्लस 3। और इस फोन का प्राइस रखा गया था 27,999, जिसके चलते ये मार्केट में इंस्टेंट हिट साबित हो गया। और फिर कंपनी ने सेम यह एक और स्मार्टफोन लॉन्च किया, वन प्लस 3T। इसकी भी बेहतरीन क्वालिटी लोगों को खूब पसंद आई, क्योंकि डिजाइन और फीचर्स के मामले में गूगल पिक्सल और आईफोन 7 जैसे फोन्स की बराबरी कर रहा था। अब तक वन प्लस को ये अच्छे से पता लग गया था कि यूजर्स उनसे प्रीमियम फोन की उम्मीद रखते हैं, वो भी मिड प्राइस में। और कहीं ना कहीं वन प्लस कंपनी की शुरुआत भी तो इस गैप को फिल करने के लिए की गई थी। अब कंपनी को अपना पर्पस मिल गया था, उस पर काम करते हुए उन्होंने वन प्लस 5 और वन प्लस 5T जैसे और भी स्मार्टफोन लॉन्च किए, जो कि उस समय के फेमस नोकिया 8 मोटो G2 प्ले और Xiaomi Mi Mix 2 से भी कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव थे। 2017 तक इसने स्मार्टफोन के प्रीमियम सेगमेंट में 40% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर अपने कब्जे में कर लिया और 3 साल में ही ये कंपनी सीधे एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े कंपनी से भी टक्कर देने लगी थी। अब यहाँ तक तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन बाकी ब्रांड की तरह पैंडेमिक के दौरान उनकी सेल्स भी कम होने लगी। तो कंपनी ने सोचा कि वे अपना फोन प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन पैंडेमिक ने लोगों ने अपने खर्चे काफी कम कर दिए हैं, तो क्यों ना सेल्स बढ़ाने के लिए दोबारा से बजट फोन्स लॉन्च किया जाए जिसको मैक्सिमम लोग एफर्ट कर सके। और दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी के साथ 2020 में इन्होंने वन प्लस नॉट को लॉन्च किया था, जिसमें ये कमाई करने में तो कामयाब रही, लेकिन कंपनी की रेपुटेशन पहले जैसी नहीं रही और नई लोग इसे अब एप्पल और सैमसंग के कॉम्पिटिटर रूप में देख रहे थे। इस साल के एंड में वन प्लस के को फाउंडर कार्ल पाई ने भी कंपनी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगने लगा था इस स्मार्टफोन मार्केट काफी बोरिंग है और इनोवेशन से दूर हो चुकी है। इसलिए उन्होंने एक बिल्कुल नई कंपनी नथिंग की शुरुआत की और इस नाम के पीछे का मकसद था वो बिल्कुल स्टार्टिंग से इस मार्केट में कुछ ऐसा फंडामेंटल चेंजेस करेंगे जो बाकी कंपनियां इग्नोर कर रही है। कार्ल पाई कंपनी छोड़ने के बाद वन प्लस इनोवेशन से और भी ज्यादा दूर हो गई और अपना लॉयल यूजर्स बेस खोने लगी और इस तरह से वन प्लस को नीचे जाते हुए देखा। इसकी पेरेंट कंपनी BBK इलेक्ट्रिक ने इसे अपनी सब्सिडियरी कंपनी ओप्पो के साथ मर्ज कर दिया ताकि ये कंपनी एक दूसरे के इनोवेशन को एडप्ट कर सके। और इसी साल वन प्लस ने वन प्लस नॉट 2 लॉन्च कर दिया, जो कि 4 महीने के अंदर ही इंडिया में 3 बार ब्लास्ट कर गया और यूजर्स को काफी चोटें भी आई। इस ब्लास्ट की तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हुई और एक बार फिर लोगों का इस कंपनी से ट्रस्ट हटने लगा। वन प्लस अब ओप्पो से मर्ज होने के बाद बिल्कुल उसके जैसे होते जा रही थी। दोनों के फीचर्स काफी हद तक सेम हो गए थे। यूजर्स काफी नाराज हो गए क्योंकि प्रीमियम प्राइस पे करने के बाद भी अगर उनके बदले में बजट सेगमेंट जैसे प्रोडक्ट मिले तो ये कस्टमर को क्यों ही पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों, यही सब बातें थी वन प्लस ब्रांड समझ नहीं पाया और 40% मार्केट शेयर गंवाकर सीधे 20% पर आ गिरा। ये कंपनी ने अपनी रेपुटेशन और ट्रस्ट को काफी हद तक गंवा दिया है।
लेकिन अब भी हम यह कह नहीं सकते कि ये कंपनी कम्प्लीटली बर्बादी के कगार पर खड़ी है, क्योंकि अगर ये वापस से अपनी पुरानी वाली सेगमेंट पर काम करती है तो ये कंपनी वापस से अपनी पोजीशनिंग पाने में कामयाब हो सकती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि OnePlus वापस से अपने पोजीशन पर आ जाएगा या नहीं? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।